अनिका के पास साहिल को देखकर ऋषि का पूरा वजूद कांप रहा था और जैसे जैसे साहिल की गन अनिका के चेहरे से होते हुए उसके हाथ तक जा रही थी, वैसे वैसे ऋषि की सांस अटकती जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो अच्छी तरह जानता था अपने सामने बैठे उस दरिंदे को। और फिर तभी साहिल हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने गन से अनिका के चेहरे पर आए बालों को साइड किया। काफी देर कर दी आने में। लगता है अपनी चुटकी की कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। कैसे भाई हो यार? और अब साहिल ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा, जो आंखों में आंसू लिए कांप रहा था। वो घबराते हुए उसकी तरफ बढ़ा। साहिल, देखो। उसे आगे बढ़ता देखकर साहिल ने एकदम अपनी गन लोड की और उंगली ट्रिगर पर रखकर मुस्कुराकर बोला, नो ऋषि अग्रवाल, अगर आगे एक और भी कदम बढ़ाया तो तुम्हारी ये प्यारी सी चुटकी हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। और बस ऋषि वहीं रुक गया। साहिल, मेरी बहन से दूर रहो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने अनिका को देखा और फिर ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मैंने तेरी इस बहन पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया था। मेरी गलती थी। तेरी ये क्यूट सी चुटकी जरूरत से ज्यादा समझदार निकली। ऋषि के माथे पर पसीना आ गया। देखो साहिल, मेरी बहन को छोड़ दो। उसने कुछ नहीं किया। वो बहुत मासूम है। आखिर तुम चाहते क्या हो? पर अब साहिल आराम से बेड से टिक गया। यार ऋषि, मैं जो चाहता था वो तूने किया ही नहीं। अब तो बस सजा देने की बारी है। ऋषि ने हिम्मत करके कहा। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। मेरी बहन को बीच में क्यों ला रहे हो? उसकी बात पर साहिल की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो उठकर ऋषि के पास आया। उसने उसकी चोटी पकड़ ली। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? मैंने सब देखा था उस दिन रेस्टोरेंट में। तूने मुझे उस वेटर का हाथ काटते हुए और उसे खत्म करते हुए देखा था। साहिल की मुस्कान और गहरी हो गई। मैं चाहता हूँ तो उसी वक्त तुझे पकड़ कर खत्म कर देता हूँ, लेकिन मैंने सोचा था ये सब देखकर तू डर जाएगा। वो ऋषि के और करीब झुका। लेकिन तूने तो कमाल कर दिया। मेरी जान से शादी करने के लिए यहाँ बोल दी, वो भी मुझे रोकने के लिए। ऋषि चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा और फिर साहिल उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, तूने देखा था ना मैं कितना बेरहम हो सकता हूँ, फिर भी तुझे डर नहीं लगता? ऋषि की आंखों में आंसू थे। नहीं साहिल मल्होत्रा, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। ऋषि ने बेखौफ होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। और साहिल हल्का सा हंसा। यही तो प्रॉब्लम है तेरे अंदर। तू इनोसेंट होने के साथ साथ एक नंबर का इडियट भी है। उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। तुझे अंदाजा भी नहीं है ऋषि अग्रवाल, मैं तेरा क्या हश्र करने वाला हूँ। चाहत के लिए मैंने किसी का हाथ काट दिया था और तूने तो मेरी जिंदगी ही छीनने की कोशिश की। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। अब तो मुझसे मौत की भीख मांगेगा ऋषि, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुझे मौत नहीं दूंगा। लेकिन ऋषि फिर भी पीछे नहीं हटा। उसने साहिल की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है साहिल मल्होत्रा, तुम्हारे डराने से मैं चाहत से शादी करने के लिए मना कर दूंगा? उसने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। और फिर वो एकदम साहिल की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा। आई लव यू चाहत। और बस यहाँ ऋषि ने गलती कर दी। वो अभी तक शांत था, मगर अब उसने उसके अंदर के दरिंदे को जगा दिया था। उसकी सांसें तेज हो गई। आंखों में गुस्सा उतर आया। क्या कहा तूने? वो बहुत खतरनाक अंदाज में बोला, जैसे पागल हो चुका हो। ऋषि चुप रहा और अब अचानक साहिल को गुस्सा फट पड़ा। उसने चीखते हुए गुस्से में गन उठाई और कमरे में गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये देखकर ऋषि तुरंत नीचे झुक गया और अपने कानों पर हाथ रख लिए। उसकी नजर बार बार अनिका पर जा रही थी। उसे बस एक ही डर था, कहीं एक भी गोली उसकी चुटकी को न लग जाए। लेकिन वो बेहोश थी। वहीं दूसरी तरफ राधिका जी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। ऊपर से साहिल के चिल्लाने और गोलियों की आवाज सुनाई दी। उनके हाथ से पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर गया। वो घबराकर सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन घबराहट में उनका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई। उधर कमरे में साहिल का गुस्सा सातवें आसमान पर था। गोलियों की आवाज के बीच ऋषि नीचे बैठा अनिका को बचाने की कोशिश कर रहा था। और फिर तभी अचानक साहिल ने ऋषि की कॉलर पकड़कर उसे खड़ा किया और उसके चेहरे पर जोरदार पंच मारते हुए दहाड़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई चाहत को आई लव यू बोलने की, कमीने? ऋषि लड़खड़ाकर पीछे गिरा, लेकिन साहिल नहीं रुका। उसने उसे फिर पकड़ लिया।
तूने मेरी जान को पाने का सपना देखा है ना? अब देख साहिल मल्होत्रा तेरा वो सपना कैसे तोड़ता है। ये कहते हुए उसने ऋषि के बाल कसकर पकड़कर उसका सर दीवार पर दे मारा। वार इतनी तेज का था कि ऋषि के सर से खून निकलने लगा और वो बेजान हो गया, लेकिन अब रुकने वाला नहीं था। वो अब बार बार पागलों की तरह ऋषि का सर दीवार पर मार रहा था। दीवार चिटक गई थी। ऋषि के सर से निकलता खून दीवार पे लगा था। कुछ ही पलों में उसका चेहरा खून से भीग गया और फिर साहिल ने चीखते हुए ऋषि को उठाकर कांच की टेबल पर फेंका। और बस अब ऋषि और ज्यादा बेजान हो गया और उसकी सांसें बहुत धीमी, वो अब उठ भी नहीं पा रहा था। और फिर साहिल ने फिर उसके पास आकर गुस्से से उसका ग्रीबान पकड़ लिया। मैं तुझे आज नहीं मारूंगा ऋषि, क्योंकि मौत बहुत आसान सजा है। मैं चाहता हूँ तो जिंदा रहे और हर दिन ये देखे कि चाहत सिर्फ मेरी है। और फिर ये कहकर साहिल ने अपनी गन उसके कान के पास रखी और बोला, ऋषि अग्रवाल, तू अपनी मौत के कितने करीब है, इसकी एक छोटी सी आवाज तो सुन। और बस था, साहिल ने उसके कान पर गोली चला दी और ऋषि बेजान सा चीख कर तड़प उठा, क्योंकि बुलेट उसके कान में लगी थी। उसकी सांसें तो धीमी चल रही थी, लेकिन शरीर बेजान हो गया था और वो अब बेहोश था। उसके कान से निकलता खून आसपास फर्श पर फैल गया था। साहिल ने एक नजर उसके बेजान वजूद को देखा और फिर बेहोश अनिका की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई। तुम दोनों भाई बहन ने साहिल मल्होत्रा को अपना दुश्मन बनाया है, अब इसका अंजाम भी देखोगे। और फिर इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। सीढ़ियों के पास उसकी नजर बेहोश पड़ी राधिका जी पर पड़ी। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए सीढ़ियों पर बेहोश राधिका जी को देखकर बोला, लगता है किसी ने राधिका अग्रवाल को सिखाया नहीं कि सीढ़ियों पर भागना नहीं चाहिए। ये कहता हुआ वो उनके पास से निकल गया जैसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। लेकिन तभी अचानक उसके कदम रुक गए और हाथों की मुट्ठियां कस गई। वो राधिका अग्रवाल को इस हालत में छोड़कर जा सकता था, लेकिन एक माँ को नहीं। राधिका अग्रवाल उसकी माँ न सही, मगर ऋषि की माँ तो थी। उन्हें देखकर अचानक उसे अपनी माँ की याद आ गई और फिर अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और राधिका जी को उठाकर लिविंग एरिया में ले आया। उन्हें सोफे पर लिटाकर कुछ पल चुपचाप देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, आपको देखकर आज मेरी मॉम याद आ गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द आया, लेकिन अगले ही पल चेहरा फिर सख्त हो गया। लेकिन आई एम सॉरी, आपके बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब हिसाब पूरा होगा। साहिल खड़ा हुआ और ठंडी आवाज में आखिरी बार बोला, ऋषि को मौत से भी बदतर सजा मिलेगी, क्योंकि साहिल मल्होत्रा अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करता। इतना कहकर वो वहां से चला गया। दूसरी तरफ ऊपर रूम में ऋषि खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था। जब से बेड पर लेटी अनिका को धीरे धीरे होश आने लगा था। उसने आंखें खोली तो उसका बहुत सिर भारी हो रहा था। उसने अपना सर पकड़कर उठने की कोशिश की, लेकिन सामने का नजारा देखकर वो चौंक गई। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। ओह माय गॉड, ये सब क्या हुआ? वो लड़खड़ाते हुए बेड से नीचे उतरी। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा और बस उसकी चीख निकल गई, भाई! ऋषि खून से सना बेजान सी हालत में पड़ा था। वो तुरंत ऋषि के पास बैठी और उसका सर अपनी गोद में रखकर रोते हुए बोली, भाई उठिए, प्लीज उठिए ना, आपको क्या हुआ? वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। कैसे देता? सांसें रुक रही थी उसकी, लेकिन कान से खून अब भी बह रहा था। अनिका की नजर उसके खून से सने चेहरे पर गई तो वो और ज्यादा रोने लगी। मम्मा! वो रोते हुए ऋषि का सर नीचे रखकर कमरे से भागती हुई बाहर आई। मम्मा! और इधर लिविंग एरिया में राधिका जी बेहोश पड़ी थी। अनिका उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ते हुए रोने लगी। मम्मा उठिए, प्लीज आंखें खोलिए। उसने पास रखा पानी उठाकर राधिका जी के चेहरे पर छींटे मारी। कुछ ही पल बाद राधिका जी ने धीरे धीरे आंखें खोली। क्या क्या हुआ अनिका बेटा? राधिका जी की आवाज सुनते ही अनिका उनसे लिपट कर रो पड़ी। मम्मा, ऋषि ऋषि भाई! ऋषि का नाम सुनते ही राधिका जी घबरा गई। क्या हुआ ऋषि को? कहाँ है मेरा बेटा? वो मेरे रूम में। अनिका की बात पूरी होने से पहले राधिका जी उठकर ऊपर भागी। कमरे में पहुंचते ही ऋषि की हालत देखकर उनकी चीख निकल गई, ऋषि! वो दौड़कर ऋषि के पास बैठी और उसे सीने से लगाकर रोने लगी। मेरा बच्चा, आगे बोल ऋषि! तभी अनिका भी कमरे में आ गई। मम्मा, भाई की हालत किसने की? राधिका जी ने रोते हुए कहा। अभी सवाल करने का वक्त नहीं है बेटा, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। हाँ मम्मा। अनिका तुरंत फोन लेने के लिए दौड़ गई। दूसरी तरफ महेश जी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और श्वेता जी खाना लगा रही थी। घर में अभी भी खामोशी थी। और फिर तभी महेश जी ने सामने देखते हुए कहा,
चाहत को भी बुला लो, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। श्वेता जी ने नाराजगी से कहा, मैं उसे नहीं बुलाऊंगी, भूख लगेगी तो खुद आ जाएगी। महेश जी ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। श्वेता, चाहत ने माफी मांग ली है, अब उससे नाराज मत रहो। इस लड़की ने जो किया है वो सिर्फ माफी मांगने से बदल नहीं जाएगा। महेश जी ने उनका हाथ पकड़कर प्यार से कहा। श्वेता, इसमें चाहत की क्या गलती है? हम उसे बेकार में ही सजा दे रहे हैं। हम जानते हैं हमारी बेटी ऐसी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है वो लड़का ही चाहत के पीछे जबरदस्ती पड़ा होगा। तुमने देखा था ना, पहले चाहत कितनी उदास रहती थी, खाना तक नहीं खाती थी। अब हमें उसकी असली वजह पता चली है। तो बताओ श्वेता, इसमें मेरी बेटी की गलती किधर है? श्वेता जी तुरंत बोली, उसकी गलती ये है कि उसने हम सबसे छुपाया। अगर वो पहले बता देती तो हम उसे उस हैवान से बचाने का कोई रास्ता जरूर निकालते। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो उस लड़के से प्यार करने लगी है, जो उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम सही कह रही हो श्वेता, चाहत से बस यही गलती हुई कि उसने हम सबसे सब छुपाया। लेकिन उसे अपनी गलती का पछतावा है। उसने मेरी कसम खाई है कि अब वो ऋषि से ही शादी करेगी और उस लड़के को अपनी जिंदगी से निकाल देगी। सुनीता जी उसी तरह परेशान होकर बोली, हम चाहत की शादी ऋषि से कर रहे हैं, लेकिन उस लड़के का क्या? वो खुलेआम धमकी देकर गया है कि वो चाहत को लेने आएगा। मुझे डर है कहीं शादी में आकर कोई तमाशा न कर दे। उसकी आंखों में जुनून था, वो मैंने देखा था। महेश जी ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा। तुम डरो मत, अगर उसने इस बार कोई तमाशा करने की कोशिश की तो मैं सीधे पुलिस के पास जाऊंगा, उसे जेल भिजवा दूंगा। श्वेता जी ने आंखों में आंसू लिए कहा, बस चाहत की शादी बिना किसी परेशानी के हो जाए। ऐसा ही होगा। और फिर वो उठी और बोली, मैं अपनी बेटी को बुलाने जा रही हूँ, साथ बैठकर खाना खाएंगी। कहकर श्वेता जी चाहत के कमरे की तरफ चली गई। इस वक्त चाहत अपनी स्टडी चेयर पर उदास बैठी साहिल की फोटो देख रही थी। अचानक श्वेता जी की आवाज सुनकर उसने जल्दी से फोन बंद किया और सामने किताब खोलकर बैठ गई। चाहत बेटा क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, बस बुक पढ़ रही थी। श्वेता जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा चलो पहले खाना खा लो, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। मुझे भूख नहीं है माँ, सुबह से कुछ नहीं खाया है तुमने, चुपचाप चलो मेरे साथ। चाहत ने चुपचाप अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर कुछ देर बाद चाहत डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। उसे देखकर महेश जी मुस्कुराकर बोले, चलिए अब तो हमारी बेटी भी आ गई। और फिर तभी अचानक महेश जी का फोन बजा। उन्होंने स्क्रीन देखी और बोले, राधिका जी का फोन है। कहकर उन्होंने कॉल उठा लिया। जी बोलिए राधिका जी। और बस अगले ही पल महेश जी का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? उनकी आवाज पर श्वेता और चाहत दोनों घबरा गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है? महेश जी ने फोन नीचे किया, उनकी आंखों में आंसू थे। चाहत भी घबरा गई। पापा, ये क्या हुआ? महेश जी ने जैसे भारी आवाज में कहा। ऋषि को किसी ने जान से मारने की कोशिश की है, उसकी हालत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। और बस ये सुनते ही चाहत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ऋषि, ऋषि, महेश जी ने दर्द भरी आवाज में कहा। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। फिर उन्होंने चाहत की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तुम्हें तो पता ही होगा ना ऋषि के साथ ये किसने किया है। वो आंखों में आंसू लिए सर झुका गई। वो कुछ नहीं बोल पाई। महेश जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम्हारी एक गलती ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और फिर वो एकदम सिसकते हुए उठी और भागकर अपने कमरे में चली गई। महेश जी ने खुद को संभाला और बोले, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। श्वेता जी तुरंत बोली, मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, चाहत अकेली है, उसका ख्याल रखना। ये कहकर महेश जी जल्दी से घर से बाहर निकल गई। श्वेता जी वहीं कुर्सी पर बैठकर रोने लगी और हाथ जोड़कर भगवान से बस एक ही दुआ करने लगी, हे भगवान ऋषि को कुछ मत होने देना। दूसरी तरफ चाहत अपने रूम में बैठी बुरी तरह रो रही थी। ऋषि की हालत सोचकर उसकी सांसें तक घबरा रही थी। वो सिसकते हुए बोली, साहिल, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मारा ऋषि को? हे भगवान, ऋषि बिल्कुल ठीक हो, उसे कुछ ना हुआ हो। फिर चाहत ने आंसू पोंछते हुए कांपती आवाज में कहा, साहिल तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, तुम खुद हमारे बीच दूरी पैदा कर रहे हो। अगर ऋषि को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वही लिविंग एरिया में श्वेता जी भी ऋषि के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वक्त काफी तेजी से गुजर गया और शाम के 6 बज चुके थे। महेश जी हॉस्पिटल से श्वेता जी को फोन करके बता रही थी, ऋषि अभी आईसीयू में है, उसकी हालत अभी ठीक नहीं है।
श्वेता जी की आवाज फैला गई। मुझे बहुत डर लग रहा है ऋषि को लेकर। तुम परेशान मत हो, ऋषि ठीक हो जाएगा। तुम चाहत का ख्याल रखना, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? और फिर कभी कॉल कट होते ही मैन गेट पर डोरबेल बजी। श्वेता जी ने अपने आंसू पोंछे और दरवाजा खोलने चली गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें डर से फैल गई। सामने ब्लैक शर्ट्स लगाए और होठों पर खतरनाक स्माइल लिए साहिल मल्होत्रा खड़ा था, जिसे देखकर श्वेता जी डर से पीछे हट गई। साहिल ने चश्मा उतारा और आराम से घर के अंदर कदम रखते हुए बोला, कैसी हैं आप सासू माँ? और बस उसके खौफ से श्वेता जी कांपने लगी।